बेसमेंट मेम्ब्रेन सिंड्रोम, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? एंटी जीवीएम डिजीज, एल्पोर्ट्स डिजीज सिंड्रोम, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज, नेल पटेला सिंड्रोम। तो हम चलिए सबके बारे में पढ़ते हैं। क्या है? पहला एंटी जीवीएम डिजीज, ग्लोबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज। ठीक है, तो ये मेनली कैसे होता है? तो ऐसे तो जो नॉर्मल होता है किडनी में प्रॉब्लम हो तो इसमें होगा ही, जैसे कि हेमेटेरिया, प्रोटीनूरिया, प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर। और जैसा कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी जिसमें होगा। अब इसमें कौन सा एंटीबॉडी जाएगा? तो एंटीबॉडी आएंगे, एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट द अल्फा 3 NC1 डोमेन ऑफ कोलाजन 5। इसका जो एंटीबॉडी है वो किसके अगेंस्ट में काम करेगा? अल्फा 3 NC1 डोमेन ऑफ कोलाजन 5। और ये प्रेजेंट होगा किसमें? तो RPGN में, पल्मोनरी सिंड्रोम में, जो मेनली किसका ये कैरेक्टरिस्टिक है? तो गुडपैचर्स का। ठीक है, तब इसको एक शब्द में कैसे याद रखेंगे? तो जो एंटी ग्लोबुलर डिजीज है ना वो मेनली गुदगल के लिए होता है। तो गुदगल का पल में क्या हो जाता है? रेप हो जाता है 35 बार। तो गुडपैचर सिंड्रोम, पल, पल्मोनरी सिंड्रोम, रेप, RPGN, 35, 3 अल्फा, कोलाजन 5। तो इस एक शब्द के साथ ये एंटी जीवीएम डिजीज खत्म। दूसरा आ गया एल्पोर्ट्स सिंड्रोम। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसमें क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन स्प्लिट कर जाता है। और जैसे कि हम लोग क्या करते हैं रियल लाइफ में सभी पे दौत करते हैं, तो इस पर कौन सा आता है? डॉट एंड फ्लेक रेटिनोपैथी आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें फीचर्स क्या है। तो जैसे कि हेमेटूरिया तो है ही, ठीक है, थाइनिंग और स्प्लिटिंग ऑफ जीवीएन ये तो पहले ही पढ़ लिए हैं। माइल्ड क्या हो जाता है? प्रोटीनूरिया हो जाता है, रीनल फेलियर ये तो सब में होता है, तो इस पर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, इसमें ये रीनल फेलियर के साथ क्या क्या होता है? तो सेंसियोन्यूरल डिफनेस भी क्या होता है? डिफनेस होता है। और ये मेनली माइंड से रिलेटेड है। तो ऐसे याद रखो, जब एरोप्लेन पे जाएंगे तो उसमें हमें डर लगता है ना, तो मेंटल रिटार्डनेस होता है, हमारा लेग में क्या होता है? पेन होने लगता है। और ये कौन से कोलाजन्स के कारण होता है? तो म्यूटेशन इन अल्फा 5 कोलाजन चेन ऑन क्रोमोजोम XQ22-24। मतलब इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं 54। एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है? तो सभी लोग पे दौड़ किया जा रहा है, सभी का मेंटल चेक किया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? जो चोर है उसका लेग क्या हो रहा है? ये शिवरिंग कर रहा है। और मेनली फीमेल का, और इस कितने बार? तो 54 बार। ठीक है, इसका जो ईयरली सिवियर डिफनेस होता है वो पुअर प्रोग्नोसिस होता है। मतलब याद रखिएगा एयरपोर्ट पे क्या क्या मेन है? तो ये डिफनेस मेन है, 54, ऑल पे दौत किया जाता है। अर्ली में क्या होता है? थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन में रीनल बायोप्सी किया जाएगा। इसमें क्या होता है? तो स्प्लिट मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। कैसे? तो थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन और रीनल बायोप्सी विच थिकन ओवर द टाइम into multi-amylation at surrounding lucent area that often contain granules of varying density, जिसको क्या कहते हैं? स्प्लिट बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो जो ट्रीटमेंट करते हैं हाइपरटेंशन का वही करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या? द कंट्रोल ऑफ सिस्टमेटिक हाइपरटेंशन और ACE इनहिबिटर का यूज करेंगे। और किडनी ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। ग्राफ्ट सर्वाइवल इज गुड। क्या गुड रहेगा? ग्राफ्ट सर्वाइवल याद रखिएगा। पेशेंट हु रिसीव रीनल एलोग्राफ्ट यूजुअली डेवलप एंटी जीवीएम एंटीबॉडी डायरेक्टेड टुवर्ड्स कोलाजन। तो अब इसमें क्या करेंगे? ग्राफ्ट सर्वाइवल करेंगे स्टार्टिंग से। एंटी जीवीएम में क्या था? तो ग्रॉस मेम्ब्रेन में क्या होता है? सॉरी, ग्लोबुलर मेम्ब्रेन क्या हो जाता है? उसका एबनॉर्मलिटी आ जाती है उसके स्ट्रक्चर में। उसमें ये याद रखना है गुड गल का क्या होता है? पल में रेप हो जाता है कितने बार? 35 बार। एयरपोर्ट में क्या याद रखना है? कि सभी लोगों पे दौत होता है। इसमें बेसमेंट क्या होता है? स्प्लिट होता है। और क्या था? तो बेसमेंट स्प्लिट हो जाता है। और इसमें कितने बार होते हैं? तो ये मेल फीमेल के साथ होता है। इसमें मेंटल रिटार्डनेस डिफनेस हो जाता है। और अल्फा 54 मतलब 54 कोलाजन हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा इसमें।
इसका ट्रीटमेंट है तो कंट्रोल किया जाता है सिस्टमेटिक हाइपरटेंशन को, यूज किया जाता है एसी इनहिबिटर को, और किडनी ट्रांसप्लांट यूज किया जाता है। उसमें कौन सा, तो ग्राफ्ट सर्वाइवल अच्छा होता है। अब क्या है, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज। ये क्या होता है, थिन मतलब पतला हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि जब लड़कियों का एमसी होता है ना, तो उसका जो यूट्रस है वो थिन हो जाता है ठीक से। तो इसमें क्या होता है, परसिस्टेंट और रिकरेंट हेमेट्यूरिया होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वेनाइन फैमिलियर हेमेट्यूरिया होता है, जिसके कारण बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। इसमें कोलाजन 4 है। तो सबसे पहला जो था उसमें 35 था, फिर 54 आया, और अब 34 आ जाएगा। ये ऑटोजोमल क्या है, डोमिनेंट है। ये क्या है, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज है। ये कोलाजन 4 और अल्फा 3 और 4 के कारण होता है। अब आ गए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेल पतेला सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि ये जो डिजीज है ना, वो डेवलप करता है इलियक हॉर्न ऑन पेल्विस एंड डिस्प्लेसिया ऑफ द डोर्सल लिम्ब ऑफ द पतेला, एल्बो एंड नेल। ये तो समझ में आ गया होगा, ये क्या करता है, पतेला, एल्बो और नेल पे डोर्सल ये डिस्प्लेसिया और इलियक हॉर्न डेवलप करता है, ठीक है। न्यूरोसेंसरी हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। लेकिन जो सेकेंड वाला था ना, कौन सा, जिसमें डिफनेस होता था, तो ये एल्पोर, जिसमें क्या होता है, डिफनेस हो जाता था। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ हियरिंग प्रॉब्लम आएगा, और इसमें हियरिंग के साथ आई प्रॉब्लम भी आता है। तो एल्पोर में हियरिंग प्रॉब्लम आता है, मेंटल डिसऑर्डर आता है, नेल में ग्लोकोमा आता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट आता है, और क्या कहें, हेमेट्यूरिया, प्रोटीनूरिया और एफएचजीएच तो नॉर्मल है। ये मेनली 3rd डिके में होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है। वो एमसी वाला टर्म याद रखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ख़त्म हुआ। अब आ गया ग्लोमुलर वेस्कुलर सिंड्रोम। इसमें कौन कौन सा आता है, एथेरोस्क्लेरोटिक न्यूरोपैथी, हाइपरटेंसिव, नेफ्रोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल एम्बोली, सिकल सेल डिजीज, थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी। तो क्या है, ग्लोमुलर वेस्कुलर सिंड्रोम। तो इसमें मेनली वेसल से रिलेटेड होता है। तो हेमेट्यूरिया, प्रोटीनूरिया ये तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, वेस्कुलाइटिस, मतलब वेसल्स में क्या हो जाएंगे, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी हो जाएगी, और एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो जाएगा। तो पहला क्या है, एथेरोस्क्लेरोटिक न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है कि जो वेसल्स में है ना, कौन से वेसल्स, कोरोनरी और सिस्टमेटिक ब्लड वेसल्स में एजिंग के कारण ऑक्लूजन आ जाता है। तो इसका मेन कॉज क्या होता है, तो लिपिड, मतलब मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, लिपिड, इसका मेन कारण होता है। इसके कारण क्रोनिक नेफ्रोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है ये। लेकिन इसमें जो हाइपरटेंशन होता है ना, वो पुअरली कंट्रोल होता है। और क्या होता है इसमें, लिपोप्रोटीन ग्रैन्युलोपैथी। लिपो मतलब लिपिड से जितना रिलेटेड डिजीज है ना, मैक्सिमम इसी में होता है। ग्लोमुलर लिपोप्रोटीन थ्रोम्बी और कैपिलरी डायलेशन इसमें होता है। अब क्या है, हाइपरटेंसिव। तो ये हाइपरटेंशन इसमें अनकंट्रोल होगा, 27% प्राइमरी कॉज के कारण होता है। एसोसिएटेड फैक्टर क्या है, तो उम्र का बढ़ना, मेल, जेंडर, रेस, स्मोकिंग, हाइपर कोलेस्टेमिया और हाइपरटेंशन के कारण होता है। ये कभी कभी लो बर्थ वेट के कारण भी होता है, और प्री-एग्जिस्टिंग रीनल इंजरी के कारण भी होता है। अब किडनी बायोप्सी में क्या देखेंगे, तो एथेरोस्क्लेरोसिस है कि नहीं, क्रोनिक नेफ्रोस्क्लेरोसिस है कि नहीं, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है कि नहीं, और एडवांस ऑफ एब्सेंस ऑफ इम्यून डिपोजिट देखेंगे। बीपी कितना होना चाहिए, 130/80 से कम होना चाहिए। इसमें कौन सा ड्रग देते हैं, तो थियाजीड और एसी इनहिबिटर देते हैं। अब क्या है, कोलेस्ट्रॉल एम्बोली। इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का क्रिस्टल बन जाता है, और वो एम्बोली है ना, तो जहाँ तहाँ ब्लड में दिखने लगता है। ये अगर ब्रेन में चला गया तो सेरिब्रल ट्रांसिएंट अटैक हो जाएगा, लेग में चला गया तो लिविडो रेटिकुलरिस हो जाएगा, और अगर रेटिना में चले गया तो हॉलन-होस्ट प्लेक्यू हो जाएगा, ठीक है। एफएचजीएच हेमेट्यूरिया, माइल्ड प्रोटीनूरिया, लॉस ऑफ फंक्शन, ये तो कॉमन ही है। इसके लिए कोई थेरेपी नहीं होता है कि टू रिवर्स सिम्बोलिक।
सिकल सेल एनीमिया, तो इसमें मेन क्या होता है, हाइपोस्टेन्यूरिया होता है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के कारण, ठीक है। और इसमें वेसल ऑक्लूजन भी होता है। तो क्या क्या होता है, तो हाइपरटेंशन होता है, फिर जीएस होता है, इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है, रीनल इन्फेक्शन और एम्पीजियन होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो एसी इनहिबिटर। अब क्या है, थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी।